नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वनकम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया। अपनी जिंदगी के कोई भी हिस्से को उठाकर देख लें तो आपको कोई ना कोई टाटा का ब्रांड आपकी जिंदगी का हिस्सा जरूर होगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, टाटा मोटर्स ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। और अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं जैसे कि विस्तारा एयरलाइन, एयर इंडिया, और अगर आप होटल्स में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल एज अ IT प्रोफेशनल जॉब की है। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क, वो भी टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी, यहाँ तक कि जो आप खाने में नमक उपयोग करते हो, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, 100 से ज्यादा कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो टाटा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। लेकिन ये सब एक रात की बात नहीं है, ना ही ये इतनी बड़ी कंपनी रातों रात फेमस हुई है। इसे 200 साल का समय लगा। आपने बिल्कुल सही सुना, जी हाँ, 200 साल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। क्या है राज टाटा का? तो कहानी की शुरुआत होती है 1822 से। 1822 में, आज से करीबन 200 साल पहले, गुजरात में एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म हुआ जिनका नाम था नसरवान जी टाटा। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो ये बचपन से बड़े ही मेहनती रहे थे। इनको बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव था कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। तो इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। और साथ में इनका एक बच्चा और बीबी साथ आए थे मुंबई। और फिर सोचा कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और फिर ये कॉटन ट्रेड से बहुत ही प्रभावित हुए। देखते ही देखते ये अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाने लगे। बिजनेस से जितना पैसा आता कि अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करेंगे, और इस चीज में ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बहुत ही अच्छी लेवल की एजुकेशन दी उस जमाने में। और उस टाइम बेस्ट एजुकेशन का मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो नसरवान जी का जो कॉटन का बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। कुछ साल बाद जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो उनके पिता ने डिसाइड किया इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। तो आज के जमाने में ये चीज बड़ी आम लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अब्रॉड भेजे। लेकिन दोस्तों याद रखो, ये साल 1859 था, 1859, और उस टाइम बाई एयर की सुविधा मौजूद नहीं थी। हमें पानी के जहाज से जाना पड़ता था और वो बहुत ही टाइम टेकिंग और रिस्की होता था उस टाइम। तो दोस्तों ये डिसीजन बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि फैमिली उनके साथ जा रही थी। और किसी भी दूसरे देश में अपना बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हौसले अगर बुलंद हो तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। और ऐसा ही हुआ हमारे जमशेद जी टाटा के साथ। वो इस चीज में सक्सेसफुल रहे। 65 साल की एज में उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में काम किया। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल खोली और उनको लीड किया। और इसी के साथ इंडिया की पहली स्टील कंपनी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। और इस होटल का नाम है मुंबई में द ताज महल होटल। और आज दिन तक इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल में से एक माना जाता है। साल 1904 में जमशेद टाटा जी का निधन हुआ। वो ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज तक हम फॉलो करते हैं। और ये मैं लेगेसी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जमशेद जी ने शानदार लेगेसी बनाई अपने प्रिंसिपल और एथिक्स की। और इन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी भी मजदूर के साथ, उनको मेडिक्लेम दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। इतना ही नहीं, इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डे रखे, जिससे कि सारे मजदूर अपनी फैमिली को लेके आए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ एक कम्युनिटी की फीलिंग बने।
तो ये सारी चीजें आपको आज सुनकर बहुत ही आम बात लगेगी, लेकिन दोस्तों याद रखिए ये किस जमाने की बात है। बाकी दुनिया में 1800 में 1800 में वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी थी और कमाल की बात ये थी कि ये खुद से खर्चा कर रहे थे इन सारी चीजों पर। और फिर आती है 1861 जिसमें अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। इनडायरेक्टली ये जमशेदजी के बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। होता क्या था, इंग्लैंड अपने ज्यादातर कॉटन रॉ मटेरियल अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन चूंकि सिविल वॉर चल रहा था तो ये सप्लाई सारी बंद हो गई थी। तो जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन का रेट्स डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को सारा कॉटन इंडिया से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा था। सो इसी दौरान इन्होंने लंदन में जाकर एक ऑफिस भी सेटअप किया और काम करने लग गए और 4 साल तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया। लेकिन 4 साल बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस से चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा और वो लॉसेस में जाने लगे। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे कि हमें हमारा रिटर्न चाहिए, लेकिन जमशेदजी यहाँ पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि वो मेक श्योर करेंगे कि सभी इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न मिले, बस थोड़ा सा टाइम मांगा उनसे। इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी को देखा और काम करते रहने दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेदजी को 20 पाउंड की सैलरी पर काम करना पड़ेगा, इवन दो वो कंपनी के मालिक हैं। बड़ी बेइज्जती वाली बात थी उनके लिए कि वो कंपनी के मालिक होते हुए भी कि अपनी कंपनी में एज अ फिक्स सैलरी वर्कर काम करेंगे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। तो दोस्तों ये दिखाता है कि जमशेदजी अपने बिजनेस को लेकर कितने डेडिकेटेड थे। और पता है दोस्तों, उनके पिता भी ऐसे ही डेडिकेटेड थे। नसरवान जी का कॉटन वाला बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था, इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया था सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए। और दोनों केसेस में ये डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसरवान जी और जमशेदजी ने अपना बिजनेस बचा लिया था और साथ में ही अपने रेपुटेशन को भी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन, स्किल्स हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों जमशेदजी के कई बड़े सपने थे, अपने जमाने के लिए बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सके। उस जमाने में रंग का रेसिज्म बहुत ही ज्यादा था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाई, लेकिन उनके जो बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट थे इन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत के पहले ही। बाद में ये उनके बेटे थे दोरारजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। इसी टाइम के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील ब्रिटिश के टैंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और इंडिया के रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट एक बड़ी ही फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनके स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जब बॉम्ब भी गिरते थे टैंक पर तो उन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे और उसके बाद से टाटा स्टील और फेमस हो गया। और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोरारजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटी को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में हम इन्हें जेआरडी टाटा के नाम से भी जानते हैं। जेआरडी टाटा ग्रो अप किए थे फ्रांस में और वहां पर ये पायलट भी थे। इनको बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की।
जिसे बाद में जाकर रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। एयर इंडिया की कहानी अपने आप में बहुत ही लंबी और दिलचस्प है। मैं इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा और आपको डिस्क्राइब में एयर इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बैक टू स्टोरी। अभी तक दोस्तों जो कुछ भी बताया, ये कहानी इंडिपेंडेंस डे के पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है। उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। हमारे फ्रीडम फाइटर गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में विश्वास रखते थे। तो जब देश को आजादी मिली, जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही सोशलिस्ट थी और इन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, मतलब सरकार उन्हें हैंडल करेगी। लेकिन ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया और जेआरडी टाटा का दिल टूट गया इस फैसले से। लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। इसके अलावा जेआरडी टाटा ने और भी सेक्टर्स के बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की स्थापना की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज के दिन टीसीएस देश का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग। जेआरडी टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे टाटा के, और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया और इनका सबसे बड़ा असर टाटा ग्रुप पर ही पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बन जाए कि हर चीज में मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल्स पास होने के बावजूद भी जेआरडी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता चला गया। कैसे? इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडीज बढ़ती जा रही थी टाटा ग्रुप के अंदर, ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे उनसे। ऐसा करने से ये नई कंपनीज मोनोपोलीज नहीं बन रही थी, लेकिन ये अप्रोच गलत साबित हुआ बिजनेस के लिए। जैसे कि और लोगों ने इनका बिजनेस हैंडल करना चाहा तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, इनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चर करता था। 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर सिर्फ 2% पर आके गिर चुका था, जबकि एक समय 20% हुआ करता था। अब अगर स्पेसिफिकली नेल्को की ही बात करें तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंडसन थे, पोते थे, जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो ये 1962 से ही फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। तो रतन जी टाटा ने कहा, रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं। अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में हमें इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। और 3 साल के अंदर अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर 20% पर वापस आ गया। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम इमरजेंसी घोषित की गई और इसमें नेल्को के बिजनेस पर वापस बुरा असर पड़ा। इवेंचुअली उसकी वजह से उसको शट डाउन किया गया। लेकिन पता है दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर के उस कॉटन मिल की, जिसे जमशेद जी के द्वारा सेटअप किया गया था। रतन टाटा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसे रिवाइव करें, और वो मिशन भी सक्सेसफुल होते होते रह गया। तो इस पॉइंट पर आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं, और इसी रीजन से साल 1991 में उन्हें अनाउंस किया गया एज अ सक्सेसफुल सक्सेसर ऑफ जेआरडी टाटा, और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। इस दौरान टाटा जी ने कई कंपनियां खरीदी, और उनमें से एक कहानी है जैगुआर लैंड रोवर की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी इस कंपनी को बेचने की, तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद ही चाहते हैं कि टाटा ग्रुप हमारी कंपनी को टेक ओवर करे।
जैगुआर लैंड रोवर को 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर्स आए, तो इनमें से सबने टाटा ग्रुप को चुना। ये एक लग्जरी ब्रांड था। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा अपने ग्रास रूट्स लेवल को भूल गया था। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को जाते हुए देखा। स्कूटर पर ट्रेवल करते हुए 4 लोग, एक ही स्कूटर पर 4 लोग फंसकर बैठे हुए थे और बारिश होने लग रही थी। बड़ी मुश्किल तरीके से वो मैनेज कर पा रहे थे। 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की और लॉन्च करते वक्त उन्होंने एक कहानी सुनाई। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनके बिजनेस की कोर फिलॉसफी का कोई भी सोशल अपलिफ्ट नहीं है। वो लोअर मिडिल क्लास को चांस देना चाहते थे। सिर्फ 1 लाख रुपए और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मार्केटिंग की, तो ये ज्यादा अच्छी नहीं हुई। लेकिन टाटा का फोकस, ब्रांडिंग, स्ट्रेटजीज कभी इतना रहा नहीं। ये चीज इस फैक्ट में ही देख सकते हैं कि ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस खोले टाटा ने, और टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ताज होटल जो ब्रांड है उनमें भी टाटा का नाम कहीं पर भी नहीं आता। तो ये थी टाटा ग्रुप की दिलचस्प कहानी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।